मैं राजा और आप देख रहे हैं MNTV। आज हमारे साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में इन दिनों सरकार ने एक आदेश जारी किया कि जो शिक्षक हैं वो अब पढ़ाने के साथ साथ कुत्तों की भी गिनती करेंगे। चूँकि आप OBC का नेतृत्व कर रहे हैं और सालों से जनगणना के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तरफ सरकार कुत्तों की, जानवरों की गिनती करवाती है, यहाँ तक कि हिजड़ों की भी गिनती करवाई, लेकिन अभी तक पिछड़ों की गिनती नहीं करवाई। क्या मामला है? नहीं, OBC की जो गिनती का मुद्दा है वो गंभीर मुद्दा है और बहुत बड़ी आबादी से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इंसाफ और न्याय से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। देश में आधे से अधिक आबादी पिछड़े वर्ग की है और जाति आधारित जनगणना होती है तो केवल पिछड़े वर्ग के साथ ही न्याय नहीं होगा, बल्कि उन तमाम जातियों के साथ में, तमाम लोगों के साथ में जिनके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो उनके आंकड़े सामने आएंगे, उनके सामाजिक, आर्थिक तमाम प्रकार के आंकड़े सामने आएंगे और उन आंकड़ों के आधार पर क्या कमियां खामियां रह गई है उसमें सुधार करने का अवसर सरकार को मिलेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरी बात जो रही अभी, जो आप बता रहे हैं कि सरकार के द्वारा कुत्तों की गिनती करने की जिम्मेदारी टीचरों को दी गई है, तो अगर ऐसा किया गया है तो निश्चित रूप से ये बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि टीचर जो है, टीचर का काम बच्चों को पढ़ाना है। टीचर के पास में दूसरे तीसरे काम देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आमतौर पर यह देखा जाता है कि तमाम प्रकार के काम अध्यापकों को दिए जाते हैं और जिसकी वजह से जो बच्चों की पढ़ाई है वो प्रभावित होती है। तो इससे ये लगता है कि जो सरकारें हैं वो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित करना चाहती हैं, चूँकि वो जो प्राइमरी स्कूलों में ख़ास तौर से जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो गरीब तबके के हैं, बैकवर्ड क्लास के हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं। तो ऐसे बच्चे जो पढ़ रहे हैं तो उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, अगर देखा जाए तो आप काफ़ी लंबे समय से जनगणना के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या लगता है और कितना समय लगेगा? नहीं, जनगणना के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तो जनगणना की लड़ाई अभी काफ़ी ऊपर आ गई है। नरेंद्र मोदी जी पहले कहते थे कि जाति जनगणना की बात करना पाप करना है। अभी नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट ने इस बात को स्वीकार किया कि हम जनगणना करेंगे। वो नहीं करने की इच्छा अगर उनकी है तो ये अलग मुद्दा है, लेकिन उनकी कैबिनेट ने स्वीकार किया। कांग्रेस पार्टी लगातार जनगणना को रोक कर रखी एक लंबे समय से जी। कांग्रेस के नेता जनगणना के मुद्दे को बोल रहे हैं। तो जो हम लोगों ने पिछले एक दशक से ज़्यादा मेहनत किया जाति जनगणना के मुद्दे पर, उसका नतीजा यह है कि आज हर दल को जाति जनगणना के मुद्दे पर बात करना पड़ रहा है और बात पॉजिटिव दिशा में करना पड़ रहा है। तो ये इस मूवमेंट की बड़ी सफलता है और अभी हम लोगों ने इसको छोड़ा नहीं है। अगर केंद्र सरकार इसको नहीं करेगी या इसके साथ धोखेबाजी करेगी तो हम लोग इसके खिलाफ में बड़ा आंदोलन करेंगे। सर, अभी आपने बीजेपी कांग्रेस की बात करी, तो देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों विपक्षी पार्टी है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन अभी महाराष्ट्र में एक खबर आती है महाराष्ट्र से कि बीजेपी और कांग्रेस ने एक सीट में गठबंधन कर लिया और कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों आर पार रहते हैं। अब उसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं है क्या है, लेकिन जो बीजेपी और कांग्रेस की नीतियां हैं वो नीतियां मिलती हैं। वो गठबंधन करें ना करें या आपस में लड़ाई लड़ें, दिखावा करें लड़ने का, तो लड़ने का दिखावा तो करते ही रहते हैं। मगर यदि उनकी नीतियां एक है, चाहे निजीकरण की नीति हो, चाहे भूमंडलीकरण की नीति हो, चाहे उदारीकरण की नीति हो, एक लंबे समय तक कांग्रेस द्वारा OBC SC ST के रिजर्वेशन के साथ खिलवाड़ करने की नीति है और ख़ास तौर से OBC का रिजर्वेशन रोकने की नीति एक लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की रही। अब उसी दिशा में बीजेपी के लोग जब सत्ता में हैं तो वो भी निजीकरण पर बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, उदारीकरण पर काम कर रहे हैं, भूमंडलीकरण पर काम कर रहे हैं, किसानों की ज़मीन छीनने पर काम कर रहे हैं, OBC के हक अधिकारों को ख़त्म करने पर काम कर रहे हैं। अभी महिला आरक्षण बिल पहले कांग्रेस ने लाया था तो OBC को रिजर्वेशन नहीं दिया था, बीजेपी ने पास किया तो बीजेपी ने भी नहीं दिया। तो इससे ये बात दिखाई देती है कि जो कांग्रेस और बीजेपी की नीतियां हैं
वो नीतियां आपस में एक हैं, पार्टियां अलग अलग हो सकती। दूसरी बात यह है कि दोनों ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों की स्थापना ब्राह्मणों के द्वारा की गई है और ब्राह्मणों के द्वारा उसकी स्थापना की गई है। उस हिसाब से उनकी नीतियां भी ओबीसी SC ST के हक अधिकारों के खिलाफ में है। सर, अभी हाल ही दिनों में एक बाबा हैं, वो बयान देते हैं कि इस देश से मुस्लिमों को खतरा नहीं है, इस देश से अम्बेडकरवादी विचारधारा को खतरा है। एक तरफ ऐसे बाबा लोग बयान देते हैं और दूसरी तरफ अगर संविधान की बात करें तो उसको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है। बाबा को किससे खतरा लग रहा है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि इस देश के अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये जो संविधान ने लक्ष्य तय किया है, इस लक्ष्य पर काम होना चाहिए। बाबाओं का क्या है कि बाबाओं में भी बड़ा कंपटीशन है, तो अपनी मार्केट बनाने के लिए वो तमाम प्रकार की बातें करते रहते हैं, अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए तमाम प्रकार की बातें वो करते रहते हैं। तो लेकिन वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की भी बात करते हैं। हाँ, मैं यही बात कह रहा हूँ। देखिए, हिंदू राष्ट्र का जो मामला है, तो अभी हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब ये है कि ब्राह्मणों के अधीन राष्ट्र बनाना है जी। क्योंकि जो हिंदू का मामला है, जिसको हिंदू धर्म कहा जा रहा है, वो मूलतः ब्राह्मण धर्म है। और जो ब्राह्मण धर्म है, वो ब्राह्मण धर्म में सर्वोच्च कुर्सी पर ब्राह्मण बैठा हुआ है। क्षत्रिय उसके नीचे वाले पर है, वैश्य उसके नीचे वाले पर है, शूद्र उसके नीचे वाले पर है और अछूत उसके नीचे वाले पर है। तो इसका मतलब है ये सारे सिस्टम में सबसे ऊपर जो है वो ब्राह्मण है। तो अगर इस व्यवस्था पर आधारित कोई देश चलेगा तो इसका मतलब ये है कि ब्राह्मणों के नियंत्रण में बाकी सारे लोगों को ब्राह्मणों की गुलामी स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये बात ओबीसी SC ST के लोगों को समझने की ज़रूरत है। जो लोग हिंदू 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 की बात कर रहे हैं, वो लोग मूर्ख बनाने की बात कर रहे हैं ओबीसी SC ST को और तमाम लोगों को जो ब्राह्मणों से नीचे उस सिस्टम में आते हैं, उन सभी को। क्षत्रिय है तो क्षत्रिय भी ब्राह्मणों से नीचे है। तो इन लोगों को मूर्ख बना करके, इनका समर्थन लेकर के अपना वर्चस्व स्थापित करने का मामला है, ना कि ये कोई धर्म और कोई और मामला है। सर, अगर देखा जाए तो ब्राह्मण अब खुले तौर पर विरोध कर रहा है आप लोगों का। आपका राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा था, वहाँ पर आके लाइव किए कुछ ब्राह्मणों ने और वीडियो बनाए। उसके बाद आपके राष्ट्रीय अधिवेशन की परमिशन भी रद्द हो गई। वो क्या मामला है सारा? ब्राह्मण विरोध कर रहे हैं तो ब्राह्मणों को भी संविधान में विरोध करने का अधिकार है, लेकिन अभी तक बैकफुट में हो गए। लेकिन ब्राह्मणों का संविधान में विरोध करने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ब्राह्मणों के विरोध के आधार पर हमारे संवैधानिक अधिकारों की बलि चढ़ाई जाए। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करें। ब्राह्मण विरोध करें, ब्राह्मण हमारे खिलाफ रैली निकालें, मोर्चा निकालें, प्रदर्शन करें, इस पर हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है क्योंकि उनको भी अधिकार है जी। लेकिन ब्राह्मणों के विरोध के आधार पर जो RSS BJP की सरकार है, वो संविधान के मौलिक अधिकारों को ख़त्म करने का काम कर रही है और हमारे मौलिक अधिकारों को के साथ में खिलवाड़ करने का काम कर रही है। हमारे कार्यक्रमों के परमिशन देकर रद्द कर रही है। ये गलत है, ये संविधान पर हमला है, ये लोकतंत्र पर हमला है। तो इसलिए इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसलिए हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं 4 चरणों में। जी। RSS का हेडक्वार्टर भी। बाकी ब्राह्मण विरोध करें तो ब्राह्मणों को भी अधिकार है विरोध करने का। वहाँ पर वो आए, लाइव किए और बोले कि यहाँ पर बांग्लादेश से मुस्लिम आएंगे, ऐसे ऐसे उन्होंने बयान दिए अपने वीडियो में। और हाँ, दंगे तो हो ये सकते तो हैं। दुनिया को पता है कि वामसेप के द्वारा हर साल अधिवेशन होता है और कटक में जहाँ अधिवेशन हो रहा था वहाँ 2008 में पहले भी हो चुका है जी। तो हमारे किसी अधिवेशन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुई। तो ये पूरी दुनिया को हम लोगों के बारे में पता है कि इनका कार्यक्रम शांतिपूर्ण और संविधान के दायरे में होता है। चूँकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो पुलिस प्रशासन को चाहिए कि जो लोग संविधान को मानने वाले नहीं थे, जो गड़बड़ी कर सकते थे, पुलिस को उनको पकड़ना चाहिए था और हमारे कार्यक्रम को होने देना चाहिए था। संविधान यही कहता है। कोई दूसरा आकर गड़बड़ी करेगा, इसके आधार पर आप हमारे मौलिक अधिकार को कैसे रोक सकते हैं? आप कह रहे हो बाहर का आदमी गड़बड़ी करेगा आकर,
तो जो बाहर का आदमी गड़बड़ी करने वाला है उसको आप पकड़ो ना, आप हमारे मौलिक अधिकार कैसे रोक सकते हो? लेकिन कुछ सोशल मीडिया चलाने वालों की वीडियो देखकर परमिशन रद्द कर देती है तुरंत। मैं यही कह रहा हूँ कि बाहर के लोग आकर अगर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, बाहर के लोग आकर गड़बड़ी कर रहे हैं, तो आप उनको पकड़ने का काम करो जो लोग ये कह रहे हैं। हम तो शांतिपूर्ण तरीके से आपसे अनुमति लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे हजारों लोग उस ग्राउंड पे रुकेंगे जाके कार्यकर्ता, वो भी एम्प्लॉइयों का संगठन है वामसेव। तो फिर और इतना दिन हम लोगों ने अधिवेशन किए, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इस आधार पर आप दूसरे करेंगे, ऐसी आशंका के आधार पर आप हमारा मौलिक अधिकार कैसे खत्म करेंगे, हमारा कार्यक्रम कैसे रोकेंगे? आप उनको पकड़िए जो लोग गलत करने वाले हैं। अगर आपको पता है कुछ लोग गलत करने वाले, तो आप उनको पकड़ो जो गलत करने वाले हैं। तो ये प्रशासन ने पूरी तरीके से गलत किया और उसका जवाब देना पड़ेगा उसको कोर्ट में। आप लोगों का क्या एक्शन प्लान है? आप आगे और अधिवेशन करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से अधिवेशन करेंगे, रैली करेंगे, आंदोलन करेंगे, कार्यक्रम करेंगे। उसी ग्राउंड में करेंगे? अब ये तो आने वाले समय में हम लोग तय करेंगे क्या करना है। उस ग्राउंड पे भी कर सकते हैं, दूसरे ग्राउंड पे भी कर सकते हैं। तो उस ग्राउंड पे भी हम लोग कर सकते हैं, उसका भी डिसीजन हम लोग ले सकते हैं। और हम लोग दूसरे राज्य में भी कर सकते हैं, दूसरे ग्राउंड पर भी कर सकते हैं। उड़ीसा के अंदर ऐसा भी कर सकते हैं कि बड़े बड़े, अगर एक नहीं करने दिया तो बड़े बड़े कई कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो एक बात ये क्लियर है कि अब हमारे समाज में चेतना जागृति आ रही है, जिससे आरएसएस के लोग बौखलाए हुए हैं जी। पहले उनको ये लगता था कि हम इनकी आवाज़ को दबा देंगे, ये बोलते रहेंगे, इनकी आवाज़ इनके लोगों तक पहुंचने नहीं देंगे। लेकिन अब उनको लग रहा है कि इनकी आवाज़ इनके लोगों तक पहुंच रही है, इससे उनको नुकसान हो रहा है। इसलिए अब वो आवाज़ बंद करना चाहते हैं, इसके लिए कार्यक्रम रोक रहे हैं। वो ओबीसी को मूर्ख बनाकर हिंदू के नाम पर समर्थन ले रहे हैं। हम लोग ओबीसी को उनके हक अधिकारों के लिए जागृत कर रहे हैं। तो उनको लगता है कि अगर ओबीसी हक अधिकार की मांग करेगा तो हम तो देंगे नहीं, तो हमारे साथ कैसे रहेगा? हम तो उसको हिंदू के नाम पर मूर्ख बनाकर सपोर्ट ले रहे हैं, लेकिन जब वो जागृत हो जाएगा तो मूर्ख बनकर तो सपोर्ट करेगा नहीं। वो तो कहेगा हमारी गिनती कहाँ हो रही है, हमारी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी कहाँ है, तो अपनी मांग करेगा। तो अगर वो अपनी मांग करेगा तो उसको देना पड़ेगा। तो ब्राह्मणों ने जो कब्जा करके रखा है वो तो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सर, ये आज ही नहीं हुआ है कि आपके कार्यक्रम की परमिशन कार्यक्रम के 2 दिन पहले रद्द हो, इसके पहले भी कई बार हुआ है। कार्यक्रम की परमिशन इसलिए रद्द होती है कि जो अभी आरएसएस बीजेपी की सरकार है, तो वो सरकार प्रशासन के ऊपर दबाव बनाती है, उसकी वजह से परमिशन रद्द होती है। तो ये परमिशन रद्द करवाना ही इस बात का सबूत है कि हमारी बातों का जवाब उनके पास नहीं, वो डर गए। लोकतंत्र में हमको भी बोलने का अधिकार है, उनको भी बोलने का अधिकार है। हम अपनी बात बोल रहे हैं तो वो जो बातें हम कह रहे हैं उन बातों का जवाब वो दे सकते हैं, उन बातों का वो जवाब दे सकते हैं। लेकिन वो जवाब देने के बजाय रोकने का काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी बातों का जवाब उनके पास में नहीं है, इसलिए तो रोकने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है आइडियोलॉजिकल लेवल पर आरएसएस फेल हो चुका है। लेकिन सर बार बार परमिशन रद्द कर देते हैं। तो जितनी बार रद्द करते हैं और ब्राह्मण आकर विरोध करते हैं, उतनी बार हमारे लोगों का मनोबल बढ़ जाता है कि और मजबूती से लड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे लोगों का तब तक सुसुप्ता अवस्था में रहते जब तक उनको लगता अगला लड़ ही नहीं रहा है। हमारे लोग थोड़ा सुसुप्ता अवस्था में तब तक रहते हैं जब तक उनको लगता है कि हम जिससे लड़ रहे हैं वो लड़ नहीं रहा है। जब उनको ये लगता है अरे वो लड़ रहा है, तो फिर तो हमारे लोग 10 गुना ताकत के साथ मैदान में उतर जाते हैं। अभी आप देखिए जो चरणबद्ध आंदोलन हो रहे हैं, पहले चरण को आपने देखा होगा जी, जहाँ ज्ञापन 2-4 लोगों को देना था वहाँ लोगों ने रैलियाँ निकाल के ज्ञापन दिया। तो ये ताकत हमारी, वो जितना रोकेंगे उतना ज़्यादा हमारी ताकत बढ़ेगी। तो आप जो चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं उसके विरोध में जो परमिशन रद्द कर दी गई, चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं और उसमें बड़े पैमाने पर लोग शामिल हो रहे हैं।
लेकिन अगर लोगों का ये कहना है, केवल हमारे संगठन के लोगों का नहीं बल्कि समाज के लोगों का ये कहना है कि आरएसएस बीजेपी के लोग संविधान के खिलाफ और मौलिक अधिकारों के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये तमाम लोग जो बीजेपी के अंदर भी ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं, उन लोगों से भी अगर प्राइवेट में बात करोगे तो उनका भी यही कहना है कि ये बहुत ज़्यादा गलत ये लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर तो इससे समाज में आक्रोश पैदा हो रहा है, और ये आक्रोश जो है ये हमारे मूवमेंट को और आगे बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन आप अगर सरकार में आते हैं तो ये सारा मामला ही नहीं होता। तो आप लोग सरकार में आने की क्यों नहीं ध्यान देते हैं? देखिए, सरकार टॉप स्ट्रक्चर है सिस्टम का जी। और समाज बेसिक स्ट्रक्चर है। समाज में जिस अनुपात में बदलाव होगा उस अनुपात से में टॉप स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। नींव जैसी होगी वो वैसी ही बिल्डिंग खड़ी होगी। लेकिन आप लोग तो लंबे समय से समाज में काम कर रहे हैं। हम लोग लंबे समय से समाज में काम कर रहे हैं, तो इस वजह से तो एक ओबीसी के व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ रहा है। आरएसएस बीजेपी जैसे कट्टर ब्राह्मणवादी संगठन को ब्राह्मण को प्रधानमंत्री बनाना मुश्किल हो गया है। एक ओबीसी के व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ रहा है, आदिवासी को राष्ट्रपति बनाना पड़ रहा है, कई राज्यों के मुख्यमंत्री ओबीसी के लोगों को, आदिवासी लोगों को बनाना पड़ रहा है। तो ये क्यों करना पड़ रहा है? ये जो बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव हो रहा है, लोग कह रहे हैं हमारा आदमी चाहिए भाई, अवन सारी हमारा आदमी चाहिए। तो ये तो जागृति का पहला चरण है, हमारा आदमी चाहिए। तो बीजेपी वाले लोगों की इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं कि आदमी तुम्हारा होगा, काम हमारा करेगा। नरेंद्र मोदी तुम्हारा होगा ओबीसी का, मगर काम आरएसएस का करेगा, ब्राह्मणों का करेगा। तो अब धीरे धीरे लोग, ये तो जुमला है, धीरे धीरे लोग इसको समझ रहे हैं। अब जागृति धीरे धीरे सेकेंड स्टेप में जा रही है कि आदमी भी हमारा होगा, काम भी हमारा करने वाला चाहिए। आदमी हमारे समाज का, बोली तुम्हारा बोलने वाला, काम तुम्हारा करने वाला। अब नहीं चलेगा। तो ये जागृति सेकेंड स्टेप में जा रही है। तो ये जागृति जैसे सेकेंड स्टेप में जाएगी तो और ज़्यादा राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन होगा। राजनीति में बदलाव का मतलब ये नहीं है कि सभी लोग एमपी एमएलए बन जाए या हम ही लोग जाकर बैठ जाएं। हम जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं, जो काम हम रूट लेवल पर कर रहे हैं, उससे देश की परिस्थितियों में, देश की पॉलिटिकल परिस्थितियों में क्या परिवर्तन आ रहा है, वो अगर आप देखेंगे तो इससे आरएसएस घबराया हुआ है। कांग्रेस जैसी मजबूत ब्राह्मणवादी पार्टी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रही है जी। बीजेपी जैसी पार्टी तमाम बैकवर्ड चेहरों को आगे कर रही है। तमाम पार्टियां अपने अपने हिसाब से रिजर्वेशन, संविधान, लोकतंत्र की बातों में बात करने में हम ही सबसे आगे हैं, इसके लिए कोशिश कर रही है, दिखावा कर रही है कि नहीं अब हम ही बाबा साहब की बात कर रहे हैं, हम ही संविधान की बात कर रहे हैं, हम ही लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, हम ही ओबीसी एससी एसटी के सबसे बड़े समर्थक हैं, हम ही इनके अधिकारों की रक्षा करेंगे। तो ये जो कंपटीशन पैदा हुआ है वैचारिक रूप से, तो ये क्यों पैदा हुआ? ये जो इतने लंबे समय से काम हो रहा है और उसके आधार पर जो समाज में चेतना जागृति आई, उसका ही नतीजा है, उसकी वजह से हो रहा है। सर आखिरी में मैं आरएसएस को पूर्ण बहुमत की सरकार लाने में कितना समय लग गया था? जी। कितना लगा था? 90 साल। तो अभी तो हमारा आधा भी नहीं हुआ। तो इतना हड़बड़ी करने की कोई ज़रूरत है नहीं। सर हमारे चैनल के माध्यम से आप, जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको ये कहना है कि इस देश में जो मनुवादी ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, वो इस देश में संवैधानिक अधिकारों को ख़त्म करना चाहती हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती हैं, और हम लोगों को जो हक अधिकार मिले हैं वो हक अधिकार ख़त्म करना चाहती हैं। तो इसलिए अब इस लड़ाई में मजबूती के साथ में उतरना होगा और रूट लेवल तक इस लड़ाई को पहुंचाना होगा। जो हमारे तमाम ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको जागृत करना होगा, उनको जोड़ना होगा, उनको एकजुट करना होगा, और एकजुट करके बड़ी शक्ति का निर्माण करके देश में राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन करना होगा, ताकि तमाम समस्याओं का समाधान हो सके।
हमारे साथ थे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल सर। सर आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।